प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम थोड़ा सर। टाइम टेबल थोड़ा कुछ चेंज हो गया। सब कैसे, सब ठीक है? मेरी वॉइस आ रही है ना? मेरी जी आवाज आ सर। रही? ठीक है। सब यस दिवाली सर। गया तो दिवाला हो गए। दिवाली में दिवाला में कुछ अलबेला हुआ? अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्लास तो चलता ही है थोड़ा। अ, आप लोग को ये थोड़ा सूचित करना था तो काल हम भूल गए। अ, पूजा मैम तो आ रहे हैं अभी। और थोड़ा सा कुछ हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम है और मैडम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और क्लास को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो पर्पज वही है। क्लास अपना चलता था कि सैटरडे और संडे इवनिंग 5 to 7। थोड़ा चेंजेबल आ गया। तो इसी को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो ये था। तो आपका सब ओपिनियन लेना है कि व्यू लेना है कि कैसे क्या करेंगे। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी मैनेज करना पड़ेगा और मैम को भी मैनेज करना पड़ेगा। सुना, ये सैटरडे मैम के पास कुछ टाइम का कुछ इशू है और संडे का भी। तो हमारा कहना वही है कि सैटरडे जो 5 to 7 जो चलता था, ये मैम ने की बोले कि अगर मैं आगे फ्री हो जाऊँ तो क्या करेंगे, नहीं तो फिलहाल अभी 1 घंटे का क्लास लेंगे हम और जो सिलेबस जो वो कंप्लीट करेंगे। ये सैटरडे इवनिंग का और ये संडे का, ये डे टाइम में 10 से 12। तो इसी को चलते हमने आप लोग को पास ये बात पहुंचा नहीं पाए। तो इसीलिए आज, तो कल थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ये शुक्ला सर और मेरे से। मैंने सोचा कि शुक्ला सर ने कुछ पहले बता दिए, मैंने दूसरे काम में रह गया था और शुक्ला सर ने सोचा कि मैंने बता दिया आप लोग को। तो इसी वजह से हमने फोन करके जो सब आपसे बात की, आपके राय लिया गया। आज ऐसा मिलने के लिए थोड़ा कुछ हम डिस्कशन करेंगे 2-5 मिनट का। आपका सब व्यू लेंगे कैसे क्या करने से कैसे हमको इजी होगा और सबको इजी होगा। तो यही था आज का जो आलोचना का विषय है। तो वन बाय वन कुछ ये टाइम के इशू, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा ना इशू, इससे टाइम का जो चेंज हुआ, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम या कुछ टाइम कोई मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो इसी हिसाब से आपका राय लेना है। ना इवनिंग का कुछ, इवनिंग का भी अपने पास स्लॉट नहीं, टाइम ही नहीं ना। ये अपना डिप्लोमा का ये भी चलता है, बाकी नेचुरोपैथी का भी चलता ही है, बाकी अपना न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइट ये सब चलता ही है। इसलिए इवनिंग का अपने पास अभी स्लॉट नहीं। तो यही टाइम हमने चूज किया, इसलिए आपका राय लेना है। बताइए लिटू जी, और कौन? सर मीना जी ऐसा। है? हरिओम सर। हरिओम, बताइए। जी सर, टाइम का कोई इशू नहीं है सर। जी, चलाएंगे हैं, ये टाइम करेंगे। बाद में जैसे जैसे इजी होगा नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट में कुछ ये है तो आपको पहले से बता दिया जाएगा। बाकी किसी का कुछ
डाउट है और कुछ मैनेजमेंट की तरफ से अगर आपका कुछ डाउट है तो खुल के बताइए, तो बात किए तो पूरा थोड़ा बात कर लेंगे, 2-5 मिनट फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं। किसी का कुछ अगर डाउट है तो। प्रणाम सर। प्रणाम, सर ये बोलिए। जो क्लास होती है ना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही। प्रोवाइड करेंगे, जी, है सब थैंक यू सर। किया जाएगा, नहीं तो नहीं अपना वेबसाइट में ये जाके अपना जो चैनल में सब्सक्राइब वहाँ पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो यहाँ पे हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। है सर वहाँ हर तरह रिकॉर्डिंग? का बात। हाँ हाँ चेक किया था कल, है है रिकॉर्डिंग। जी सर। लिंक है भेज रिकॉर्डिंग है, दीजिए, इसमें तो नहीं है इस लिंक भी ग्रुप है। में। हाँ ग्रुप में नहीं डाला, ग्रुप में जी, तो आप चेक कर क्योंकि लीजिए तो। मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ ना, तो मेरे को तो कोई लिंक नहीं है। मैम वो चैनल है इनका, लिंक सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तो आपको चैनल, मिल हाँ चैनल जाएगा। हाँ, तो मिल उसका जाएगा। भी तो लिंक होगा चैनल का। हाँ 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 दे देंगे बस। रणु मैम होगा ये आपके पास, ये तो लिंक है तो बस जी दे सर, मैं दीजिए। कर दूँगी फॉरवर्ड मैम। ठीक ठीक है सब। बाकी बाकी और कुछ, बाकी सब ठीक है, चलता है क्लास पूरा। यस सर। सब आपने नोट और ये सब कैसे रखते हैं सब, ये थोड़ा मुझे पूछना था। क्लास चलते टाइम अपने नोट कुछ नोट डाउन करते हैं कि ना नहीं करते हैं ना, सिर्फ आपको जो पीडीएफ दे दिया गया उसे प्रिंट आउट नो निकाल के सर, उधर नोट रख डाउन देते हैं? करते हैं ना सर। नोट डाउन करते हैं, नोट जी दिखाइए, करते हैं सर, थोड़ा जो जो समझे। दिखाइए एक 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 नोट दिखाइए, दिखाइए ओके अभी सर। का अभी दिखाइए बस। क्वालिटी जी है जी। सर। नोट है बस, ये नोट है बस। हाँ ये हो गया। पेन ये पेन करके सर। पेन 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 दिखाइए, पैर सर कभी। शेयर तो दिखाइए। नहीं है, पेन नहीं है? मतलब सर पेन है सर, नोट दिखिए सर। हाँ नोट तो मैंने देख लिया, बस नोट है, पेन यस चाहिए, सर। पेन दिख, पेन देखना है, पेन। कितने कलर का आपने पेन रखा है? सर 2 कलर ये सर। 3 कलर सर, ग्रीन कलर, हाँ ब्लू कलर एंड रेड कलर। रेड कलर, 3 कलर रखना ही है। ये मैम समझाएंगे, नहीं तो 3 कलर आपको इजी होगा नोट डाउन करने से। देखो ये तो नोट तो है, ये पीडीएफ तो है, ये तो हम नोट डाउन करेंगे। देखो पहले हम जब कॉलेज में जाते थे तो क्या कुछ एक डायरी लेके चलते थे, हैं? वहाँ पे सब नोट डाउन हुआ था, बुक्स तो है इसे ही। अगर इसी को हम यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे ग्रीन में और रेड में और ब्लू में आंसर लिखेंगे। अगर कुछ डाउट हुआ तो बस आप ब्लू में ग्रीन में कुछ लिखते हैं। 3 कलर का अगर पेन लेके आप बैठेंगे तो नोट डाउन करेंगे तो आप इजी हो जाएगा इसे रिवाइज करने से, ठीक है ना। इसलिए ये सब थोड़ा सा टिप्स है। बाकी बाकी और कुछ, ये तो हो गया। आपने सब प्रेयर सब होता है कि ना नहीं होता है, करते हैं आप में से कोई स्टार्टिंग और एंडिंग? मेरे क्लास में होता था, ममता मैम खुद कर लेते थे, और कल का तो सर। मैम करेंगे नहीं करेंगे ये तो अलग बात है, आपको ही करना ही है। जी सर, नहीं तो आपको जो पहले वाला क्लास में जो फर्स्ट पेपर में वो सारा प्रेयर होता था उसमें, और हाँ जो वही ममता करना है मैम ना, क्लास लिए थे तो वो ही करवा लेते थे, हम उनके साथ करते थे। आपको ही करना है क्योंकि ना ट्रेंड आपकी हो रहा है। आपको क्या करना है, खुद आपको मजबूत बनाना है तो प्रेयर किसी तरह होगा। कौन सा रोज आप में से कोई एक एक करेंगे तो अलग अलग प्रेयर करेंगे। बाकी जो सब एक और क्या रहता है कि ओथ, प्रतिज्ञा करते हैं, ये सब नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, नहीं करते नहीं कोई। हम्म, आज करना है। जी सर, कौन प्रेयर करेंगे आज? फिर मैं करवा लेती हूँ। हाँ वही प्रतिज्ञा कराना है, दोहराना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यम नियम का पालन करूंगा, पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि योग की पताका फहराऊंगी। सर जैसे हम ये है ना, क्लास में प्रतिज्ञा करते थे वही करवा लेती हूँ। वही दोहराना है रोज।
हमारा मन में यही रखना है, यम और नियम, यम और नियम, यम और नियम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये सामर्थ्य है, यही है ना? इसी को दोहराना है। प्रेयर, पहले प्रेयर करना है। प्रेयर में कैसे? प्रेयर में कैसे क्या कुछ करते हैं? तो अब बैठना है, पहले जो भी कुछ करते हैं, ये जो योग है ये ऋषि परंपरा का, गुरु परंपरा का ही है। जिससे पहले हम अपना वही क्लास में सब बताया गया था, सिखाया गया था, किया गया था कि पहले प्रणाम नमस्कार मुद्रा में आ जाना है ना। वही पहला अपने माता पिता को प्रणाम करना, अपने गुरुजनों को, सदगुरु को प्रणाम करना, फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करना, है ना? यही। फिर 3 बार ओम का उच्चारण करना। क्लियर? नोट कर दीजिए। फिर ओम का उच्चारण करने का बाद 3 बार ओम का उच्चारण करने का बाद तो भी प्रेयर हमको करना है। कुछ मंत्र, गायत्री मंत्र के साथ बस हम शुरू कर सकते हैं। हो गया? फिर हम ओथ लेंगे 2 मिनट का। हम प्रतिज्ञा करते हैं जीवन में यम नियम पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं सारा विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं फिर आगे का क्लास होगा। ठीक है ना? जी सर। चालू करेंगे आज। ठीक है। फिर बाद में लास्ट में जो कल्याण मंत्र, शांति पाठ, इसी को करना है। सब कुछ कुछ तो है, इसी वजह से सब चलता ही है। अगर जो कुछ है, इसी को भरोसे हम सब है, इसी पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? ओके। और कुछ डाउट किसी का? क्लास चलाएंगे मैम? पूजा मैम? यस सर। जी जी। जी जी। बस ये तो हो गया थोड़ा। बाकी बीच बीच हम तो जुड़ेंगे, जी कोई जी बात नहीं। थोड़ा आपका भी इंट्रोड्यूस हो गया, कल हम कर नहीं पाए तो यही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए आज मिल लेते हैं। ठीक है? जी जैसे सर। कि बस ये लोग ये सब करेंगे, प्रेयर ये सब करेंगे, हैं? थोड़ा आपको गाइड करना है। ये भी वर्कशॉप, वर्कशॉप में तो हम इनको तो तैयार करेंगे ना, हम कर लेंगे। हम्म 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 तुमने कोई कोई इंटरव्यू पूछ लेते हैं प्रेयर करो, हम भी कहीं जाते तो हम पूछ लेते हैं कि प्रेयर का बस सिस्टम क्या है, योग में करो, लास्ट में क्या करते हैं, ये करो बताओ। कोई पूछते ही नहीं, हम पूछते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है सर। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट जी करेंगे सर। बस। करिए प्रेयर करा के बस चालू करेंगे। और लास्ट में जो जैसे कि तो सर बताए थे कि कुछ 5-10 मिनट का कुछ क्वेश्चन का आंसर कुछ रखेंगे। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर्स तो रहेंगे। हाँ 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 हाँ। तो कि बस आपको आपके आप चीजें चलाएंगे। ठीक है सर। जी जी जी। कहाँ कुछ ये हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, चालू करिए। हाँ चलिए, सब लोग अपने हाथ जोड़िए, नमस्कार मुद्रा में आइए, आंखें बंद कीजिए, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, नेक इरेक्ट, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ कीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए, तेज।
3 बार के उच्चारण के बाद अपने माता पिता, अपने इष्ट देव, अपने भगवान सबकी थैंक यू बोलेंगे सबको हम, और दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, हथेलियां आंखों पर लगाएंगे, रिलैक्सेशन एंड हाथ नीचे और आंखें खोल लेंगे। ठीक है, कल सभी लोग थे क्लास में? कल जो क्लास हुई थी मैं नहीं थी मैम। मीना जी नहीं थी। ठीक है ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे अभी। ठीक है, बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे, एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो मैंने बोला था आपसे कि स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो वो हमें आज की क्लास में मैं ऑब्वियसली आप लोगों से पूछूंगी। तो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। ठीक है, हाँ देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने पूरा। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, कौन बताएगा मुझे? Which is the study of structure of the body. ठीक है, और कोई और डेफिनेशन? ये बाहरी स्ट्रक्चर और शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी देती है एनाटॉमी। वेरी गुड। शरीर एनाटॉमी की Anatomy is the study of the body structure, while हम्म physiology का भी बोल दो। नहीं नहीं, Physiology बोलिए is बोलिए। the study of how that structure functions. ठीक है, वो स्ट्रक्चर है एनाटॉमी, और जो फिजियोलॉजी होता है वो कैसे काम करते हैं। फंक्शंस के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी है। जी सर। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है? ये डायग्नोसिस है मैम, डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, टेस्ट वगैरह जो होते हैं जानने मैम, के लिए। फिजियोलॉजी शरीर के कार्य को कैसे प्रभावित करता है, जो असामान्यता जो रहता है जो शरीर में, वो हमें पता चलता है पैथोलॉजी से। ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं एनाटॉमी? मैम 8 ब्रांचेस है एनाटॉमी में। 8 ब्रांचेस फिजियोलॉजी की हैं। 10 branches, ma'am. 10. 10 ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की। कौन कौन सी हैं? Morphology, microanatomy, systemic anatomy, surface anatomy, embryology, radiological anatomy, cytology, tissue study, and histology. एक और छूड़िया है, वो पता नहीं मैं साइटोलॉजी। जी जी, साइटोलॉजी। ठीक है, सूक्ष्म शरीर रचना यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, कौन बताएगा? एनीवन? मैम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो हम नेकेड आई से उसको देख नहीं पाते हैं, उसके किसी भी वो माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। ठीक है, क्या ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है वो, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते? मैम रिपीट कीजिए, क्या कुछ माइक्रोस्कोप। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या ऐसी कौन से फंक्शंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी? मैम सेल्स, टिश्यूज, ठीक जो हम है, नेकेड आई देख नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है?
स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स को स्टडी करने वाला ब्रांच। ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। आप फिजियोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में हमें बताइए। Total 8 branches are there, ma'am. Neurophysiology, endocrinology, cardiovascular physiology, immunology, respiratory physiology, renal physiology, pathophysiology, and exercise physiology. ठीक है। लेतू, आपको इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए थे, तो ये है, ये डॉक्यूमेंट मैं सभी के साथ शेयर कर दूंगी एक बार, ठीक है। आप लोग सब लोग अपनी चैट पे मुझे अपने ईमेल आईडीज भेज दीजिएगा, या मैं सर को शेयर कर दूंगी तो सर आप सबको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिए फिर ना। हाँ मैम, ग्रुप में, बिकॉज आई ऑल्सो नीड इंग्लिश वर्जन। जी हाँ मैम। हाँ ठीक है। तो उसमें क्या हिंदी इंग्लिश दोनों है, मैक्सिमम मैंने इंग्लिश ही रखा है क्योंकि हिंदी के लिए तो आप सबके पास ये वाला है जो ऋषिकुल योगपीठ से मिला है हमें, तो इंग्लिश इसमें रहेगा पूरा, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो इसमें मैं इसी में ऐड करती जाऊंगी आगे चीजें, ठीक है, तो वो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा ऑर्गन का संगठन कैसे होगा, मानव शरीर संगठन हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल भी किससे बनी है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का संगठन जो है वह विभिन्न स्तरों पर होता है, मतलब अलग अलग लेवल्स पर होता है। परमाणु, जैसे कि परमाणु का मतलब एटम, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल्स इकट्ठा होती हैं, सेल बनेंगी, टिश्यूज बनेंगे, से बहुत सारी सेल से मिलकर के टिश्यूज बनने के बाद ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बन के तैयार होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है जिस क्रम में या जिस सीक्वेंस में, ऑर्डर में हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है। The organization of the human body occurs at various levels from atoms, molecules and compounds to cells, tissues, organs and systems. यानी हमारी ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनना है, तैयार होना है, वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न लेवल्स पर होता है, जिसमें हमें एटम्स जो है वो बहुत बारीक सी चीजें हैं, उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के इकट्ठा होकर सेल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक सेल तैयार करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सेल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ दी सेल्स, ठीक है, वो हमें देखना है। तो वो फिर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, वो हमें टिश्यूज बनाएंगे, फिर टिश्यूज बहुत सारे मिलके ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो शरीर एटम से बना होता है, जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं, यानी द बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीजें मिलती हैं वो है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन जो हम लोग पानी के फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एक मतलब एक्सक्रीटेड लास्ट कंपाउंड होता है, फास्फोरस और सल्फर। ये कॉमन कंपाउंड्स हैं या ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में इजीली किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बॉडी हमारी एटम्स की ही बनी होती है। ईच एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एक जो एटम है, जो मैंने कल भी आपको बताया कि हमारे 3 लेवल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स, ये 3 जो हैं वो 3 मिलके, न्यूट्रॉन सॉरी, ये 3 है, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये 3 मिलकर के हमारा एक एटम तैयार करते हैं, ठीक है। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक या सॉरी 2 या 2 से अधिक मात्रा में कोई एटम अगर कंबाइन होता है तो वो मिलके मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। जैसे कि वाटर, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन के 2 मिले हुए हैं
सॉरी, हाइड्रोजन के 2 मिले हुए हैं और ऑक्सीजन का 1 मिला हुआ है, तो 2 या 2 से अधिक मिलकर के ये इन्होंने एक मॉलिक्यूल रेडी करा है। प्रोटीन्स में या कार्बोहाइड्रेट में भी ये होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजनेटेड चीजें होती हैं, ये 3 मिलके कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तैयार करते हैं। ठीक है, अगर किसी को जब भी मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ या हिंदी में पढ़ा रही हूँ, किसी को भी अगर हिंदी वालों को इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश वालों को हिंदी में देखना है, तो मुझे वहीं पे बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ा रही हूँ चीजें। नेक्स्ट हमारा आएगा, मानव शरीर का संगठन सूक्ष्मतम इकाई परमाणु से शुरू होकर कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और प्रणालियों तक विकसित होता है, जो मिलकर एक संपूर्ण जीवित शरीर का निर्माण करता है। सेम चीज अभी हमने पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिगिंस एट द एटॉमिक लेवल, यानी एटम से स्टार्ट होता है, एंड प्रोग्रेसेस थ्रू द सेल्स, यानी किन चीजों से होके निकलता है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 चीजों से होके निकलता है। तो स्टार्ट होता है एटॉमिक, एटम लेवल से, और निकलता है वो लास्ट में बचता है ऑर्गेनिक सिस्टम, हमारा लिविंग सिस्टम जो हमारा बन चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बीच में जो 4-5 चीजें हैं, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें से पूरा प्रोसेस होके निकलता है हमारा। अब लेवल्स की हमें बात करना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी का, उसमें आता है सबसे पहले कक्ष यानी कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सेल, the cell is the smallest independent structural and functional unit of the body। अब ये मैंने कल आपको बताया था कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। लाइक उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल है, मतलब उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अपने खुद के ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, ये सब चीजें उसके अपने खुद के इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उसका एक अपना शेप है, प्लस उसके अपने कुछ फंक्शंस हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, कौन बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? एटीपी जनरेट करता है। पावर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना? गुड। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है? बताइए। लिपिड सिंथेसिस। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या करती है? जब हम लोग किसी भी क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कल ही कहा था कि थोड़ा ये 9, 10, 11, 12 वाला ये बेस है, हो जाता है कभी कभी हमारे दिमाग से मिस आउट जब हम इतना सारा कुछ पढ़ते हैं तो, बट अगर हमें नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर भी थोड़ा सा करके आना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हमारे लिए चीजें समझना इजी हो जाती है। जैसे मैंने आपको कल ही एक बैकअप दे दिया था, एक पूरा बेस बता दिया था कि सेल्स, टिश्यूज, ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और हमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आना चाहिए, है ना? तो कभी भी क्लास में ऐसे कोई भी आए, मैं हर किसी से बोल रही हूँ, थोड़ा सा एक बेसिक चीजें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए, ताकि हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने में इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारे जो सेल्स हैं, इनके अपने खुद के फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका फंक्शंस क्या है सेल का फंक्शन है ग्रोथ में काम करना। ग्रोथ मतलब कोई छोटी चीज से बड़े होना, यानी हमारी जब बॉडी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली वो सेल के फंक्शंस की वजह से ही बड़ी होती है। हम छोटे से शेप से फिर धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, हम ग्रो करते जाते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो होगा, जो भी ऑर्गन्स हमारे मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो हमारी बॉडी में जो हेल्प करेंगे वो इसी वजह से करेंगे। ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो रहा है। इरिटेबिलिटी यानी कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी बाहर का पैथोजन हमारी बॉडी में अगर अटैक कर रहा है तो उसको कोई रिस्पॉन्स देना सेल का काम है। प्लस रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन मतलब एक सेल से बहुत सारे डिविजन्स हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये पूरा सेल है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? मैम इसको फिर से दोबारा रिपीट करें। सेल को? यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको प्रॉपरली? जी मैम, वो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट से रिपीट कीजिए मैम।
हाँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में हम लोग जो भी खा रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो पर्टिकुलर किस ऑर्गन को कौन सी चीज को कितनी जरूरत है वो उसमें डिवीजन हो रहा है, प्लस उसको वो पूरी तरह से पचा के हमारी बॉडी में प्रॉपरली एनर्जी को यूज कर रहा है। ये पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो उसमें भी सेल का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए, क्योंकि सेल का अगर प्रॉपर नहीं होंगी चीजें तो मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म हमारा कौन करता है? लिवर। लिवर जो होता है उसके सेल्स का काम है कि उसको प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म करवाना, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा, हमारी बॉडी में जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो स्पेशली मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा टिश्यूज। टिश्यूज जो है, टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होंगे और वो एक टिश्यू को फॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑफ हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब इनका भी कुछ स्ट्रक्चर और एक फंक्शन होता है, तभी जाके वो एक ऑर्गन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। टिश्यूज जो है वो 4 उसके टाइप्स होते हैं। पहला है एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, देन मॉलिक्यूलर एंड नर्वस टिश्यूज। तो ये जो 4 टाइप्स होते हैं टिश्यूज के वो हमें पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है उसकी बाहरी लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू मिलकर के बनाता है। या किसी भी ऑर्गन की लाइन है वो ब्लड, लिम्फ वेसल्स और बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज, कैविटीज का मतलब होता है खाली जगह पे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी होल वाली चीजें हैं उन सबकी अपर लेयर जो बनी है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। मतलब वो एक ऐसी लेयर बनाएगा हमारी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी बाहर की किसी चीज से प्रोटेक्ट रहे और हमारी बॉडी को सपोर्ट करे बाकी की चीजों में। जैसे कि ये स्पेशली कहाँ मिलता है? स्किन में। तो स्किन का काम क्या है? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर की चीजों से। अगर स्किन नहीं होती, सिर्फ मसल्स दिखती, ब्लड वेसल्स दिखती, तो क्या हमारी बॉडी इतनी प्रोटेक्टेड रह पाती जितनी अभी हम रह पा रहे हैं? नहीं रह पाती। तो ये हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव मतलब चीजों को पकड़ के रखना। कोई चीज अगर ग्रुप फॉर्म में होगी तो वो हमारी चीज को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और सपोर्ट करेगी। तो स्किन में होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। बोन्स में होता है, बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू होगा तभी बोन्स हमारी इतनी हार्ड होती हैं। अगर बोन्स हमारी इतनी हार्ड ना हो तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो जरा जरा सी चोट लगने में डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। टेंडन्स, टेंडन्स मतलब जो जॉइंट्स में स्पेशली होते हैं, खिंचते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे गाड़ी में शॉकअप्स वगैरह होते हैं वो। कार्टिलेज जो है वो मतलब जैसे ये पतली, जैसे हमारी ये जो नोज है ये कार्टिलेजिनस बोन या टिश्यूज से मिलकर के बनी है। तो ये इस तरह के जो भी हार्ड भी होते हैं प्लस हमारे मतलब सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये कार्टिलेज ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ब्लड एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू जो है इन सब चीजों में मिलते हैं हमें देखने को। नेक्स्ट आएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है नाम से समझ में आ रहा है प्रॉपरली हमें मसल्स में ही मिलेगा वो। इट एनेबल्स मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जो हमारे मसल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी हाथ है हमारा, ठीक है, हमारा कोई भी हाथ है वो अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, तब जाके ये टाइट हुआ, ये रिलैक्स हो गया। तो ये मसल का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तभी जाके हमारा कोई भी मूवमेंट प्रॉपर हो सकता है। चाहे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उस हर चीज में हमारे मसल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, तो ये जो है किन किन चीजों में मिलती है? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मतलब हमारा जो पूरा शरीर की जो रचना है, स्केलेटन बना हुआ है, उसकी जितने भी मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे हार्ट का काम ही है पंप होना। तो जब तक उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तब तक ब्लड भी प्रॉपरली पंप नहीं होगा, इसलिए मस्कुलर टिश्यू उसमें मिलता है, ठीक है। फिर हमारा एक एक्स्ट्रा है जो है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू इट रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस स्टिमुलाई एंड कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्सेस।
अब आपने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का मैंने आपको कल एक आउटलुक बताया था कि न्यूरॉन्स हमारे क्या काम करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब ये पेन लिया मैंने और मैंने अपनी फिंगर में ये इसको चुभाया, तो ये हमारे न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स का काम है कि वो इस पेन को तुरंत हमारे विद इन अ सेकेंड वो हमारे ब्रेन एक्टिविटी तक पहुंचाएंगे और तुरंत मुझे पता चलेगा तो और मैं अपना हाथ वहां से हटा दूंगी, वो तुरंत एक्शन आएगा, विद इन अ सेकेंड वो मैसेजेस ट्रांसफर होगा, विद इन अ सेकेंड वो स्टिमुलाई हमें दे देगा कि हाँ हमारा हाथ जल रहा है या हमें कुछ लग रही है तो हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये पूरा काम किसका है, न्यूरॉन्स का है, जो हमारे नर्वस सिस्टम्स के थ्रू होता है। न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। नर्व इम्पल्सेस मतलब वही हमारी हम कैसा वो दिखाएंगे, जैसे कोई ने अगर हमें मारा, हमें गुस्सा आया, ये भी एक इम्पल्स है। हमें कोई जलन हो रही है, हम मतलब हमें हमारा हाथ जल रहा है, लग रही है, मच्छर काट रहा है, कोई कीड़ा काट रहा है, तो हमें एकदम से हम जागृत हो जाते हैं, तो ये। लेकिन कोई पर्टिकुलर डिसीजेस होती हैं उनमें हमारे नर्व इम्पल्सेस प्रॉपरली काम नहीं करते, स्पेशली पैरालिसिस में या पैराप्लेजिया में हमारे नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे हाफ बॉडी पैरालाइज हुई है या सिर्फ हमारे पैर पैरालाइज हुए, तो हमें सेंसेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज का काम होता है नर्व्स को जनरेट करना, पता करना कि हमारे उन चीजों पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, उनकी डिफेंस में हमें कौन सा रिएक्शन देना है। तो ये पर्टिकुलरली हमें ब्रेन में मिलेगा, क्योंकि ब्रेन का ही काम है हमारी पूरी बॉडी को चलाना। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीन चीजों में हमें नर्वस टिश्यूज मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, फॉरवर्ड। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब ये जो हमने 4 टिश्यूज पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एक्स्ट्रा में है नर्वस टिश्यू। मेन हमारे 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ जो है वो हमारा कुछ पार्ट में मिलता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है। ऑर्गन जो है वो हमारे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन को प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन, यानी कोई एक ही फंक्शन के लिए, कोई एक ही रोल प्ले करने के लिए वो जो हमारे ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर को मेटाबॉलिज्म के लिए रखा है, किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए रखा है, पैंक्रियास को ग्लूकोज लेवल कंट्रोलेशन के लिए रखा है, इन सब चीजों के लिए। तो ये सारे ही कॉमन फंक्शंस के लिए बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, स्टमक इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल एंड अदर टिश्यूज। तो स्टमक किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू और अदर टिश्यूज से बना है। एपिथेलियल टिश्यू से बना है स्टमक, तो उसका क्या रोल है जो उसको एपिथेलियल टिश्यू से बनाया है? जैसे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? हमारी आउटर लेयर है, स्किन, लाइंस ऑफ ऑर्गन्स, ब्लड वेजल्स एंड बॉडी कैविटीज को बनाता है। तो स्टमक इज ऑल्सो अ कैविटी, है ना, जिसमें खाना पचता है, खाली जगह, इसलिए उसको एपिथेलियल टिश्यू से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम। अब ऑर्गन तो बन गया, अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? द सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जैसे क्या क्या मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? मुंह से शुरू होता है मैम, उसमें टंग और इसोफागस और लैरिंक्स, esophagus, फेरिंक्स, स्टमक, और हम्म उसके बाद फिर स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के हम्म बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये टोटल मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा ऑर्गन्स को इकट्ठा होके ये हमारा पूरा एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब वही है, द सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी अब आपने जितनी भी चीजें बताई हैं मीना जी, तो ये सारे के काम क्या एक ही हैं? नहीं है, सबके काम अलग अलग है ना। हमारे माउथ से स्टार्ट होके नीचे रेक्टम एनस तक जाएगा, सबके काम डिफरेंट है, सबके स्पेसिफिक फंक्शंस है, लेकिन स्टिल वो आएंगे एक ही सिस्टम में। ठीक है, जैसे कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक कॉलेज है या हॉस्पिटल है, उसमें किसी का काम टीचिंग करना है, किसी का काम अकाउंट्स देखना है, किसी का काम मैनेजमेंट देखना है, बट स्टिल दे ऑल आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, वो एक ही सिस्टम का पार्ट है।
जस्ट लाइक दैट हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हर सेल हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसका एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बट उन सबके काम डिफरेंट हैं और उन सब वो आते सब एक ही सिस्टम में है, हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म सिस्टम में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गन किसी एक सिस्टम का पार्ट है। फिर आता है ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑल द डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे सिस्टम्स मिलके। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है, बताओ कोई, कौन कौन से सिस्टम मिलके हमारी पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारा सिस्टम बनाएंगे? 11 systems है मैम। 11 systems. उनके नाम बताना है मैम। जी, skeleton system, muscular, integumentary, which is also called skin system, nervous system, endocrine, वेरी respiratory, गुड, circulatory, lymphatic, digestive, excretory, reproductive एक्सक्रीटरी, system. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड मीना जी। तो ये हमारे जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स मिला के एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया। अब इसको कोई भी एक इंसान एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आउट करो। अभी हमने जो भी पढ़ा है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, समवन, कोई भी। मैम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है. एटम फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स, देन फर्दर मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म आवर सेल्स, देन सेल्स से हमारे टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनेंगे. देर आर 11 ऑर्गन्स इन सॉरी, देन ऑर्गन से हमारे सिस्टम्स बनेंगे. हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं एंड देन दैट फॉर्म्स द एंटायर ह्यूमन बॉडी. और वे कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को. गुड गुड, वेरी गुड। सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, है ना अनुज? यस मैम, यस मैम. वेरी गुड। सभी को समझ में आ रही हैं चीजें? कुछ फास्ट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मैं फास्ट हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नो मैम, द पेस इज फाइन. ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अब हमारा ऑर्गन पूरा रेडी हो गया है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी की अगर अब हम बात करते हैं, तो द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, एक वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। मतलब ऑब्वियसली हमारा इतना बड़ा बॉडी है, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ थाउजेंड्स में तो नहीं होगा, बिलियंस मिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मिलियंस में सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो ऑर्गन्स को क्रिएट करेंगे, फिर वो सिस्टम बनाएंगे। तो इन सब चीजों से मिलकर के हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम रेडी हुआ है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू, यानी बहुत सारे सेल्स मिलके, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा सेम चीज, बहुत सारे ग्रुप का सेल्स का ग्रुप मिलकर के वो हमारा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अलग अलग मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे सिमिलर फंक्शंस मिलके एक टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये हमने इसलिए बोला है, ऑब्वियसली वैसे हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब जो एक जैसी सेल्स हैं वो मिलकर के पर्टिकुलर टिश्यू को रेडी करेंगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है, हर किसी का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वर्क है। Organ system is made up of different organs that work together in a coordinated way to perform major function of the body. Organ system में हर किसी को कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई भी खाना खाया, माउथ से हमारी चीविंग स्टार्ट हुई, अभी बीच में लिवर आके बोल दे कि नहीं पहले मैं अपना काम करूंगा, तो क्या हमारा प्रोसेस स्मूथ हो पाएगा? भाई जब खाना मतलब च्यू ही नहीं हुआ है, जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो फिर खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? लिवर मेटाबोलाइज कैसे करेगा उसे? लिवर उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लिवर उसको छाट ही नहीं पाएगा, उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। सडनली किडनी बीच में आ जाए, किडनी बीच में आके बोल दे, स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को मेरी? एक सेकेंड।
अब दिख रही है? जी मैम। ठीक। तो सडनली लिवर या किडनी या पैंक्रियाज कोई भी बीच में आके बोल दे कि भाई पैंक्रियाज बोल दे कि मुझे पहले इंसुलिन रिलीज करने दो, तुम अपना काम बाद में करना। किडनी आके बोल दे नहीं मैं पहले फिल्ट्रेशन करूंगी। तो ये कोऑर्डिनेशन में हमारे ऑर्गन्स अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके काम डिवाइडेड हैं, लेकिन उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है? Organ system is made up of different organs that work together in a coordinated way to perform a major function of the body. मेजर फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को चलाना, लाइफ रखना, उसको प्रॉपरली खाना देना, एक्सक्रीशन प्रॉपर करना, मतलब जितना इनपुट है उतना ही आउटकम भी हमें उसका प्रॉपरली देना है। पानी पी रहे हैं, स्वेटिंग प्रॉपर हो रही है, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आएगा ईच ऑर्गन सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू वन और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हर एक ऑर्गन जो है वो अब हमारे सिस्टम में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? जैसे कि माउथ च्यू करके दे रहा है, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो उसको मिक्स कर रही हैं, फिर हमारा जो ईसोफेगस है वो उसको नीचे लेकर आ रहा है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी चीजें उसको हेल्प कर रही हैं, वो एक्टम रेक्टम एनस सब चीजों से एक्सक्रीट हो रहा है। तो सबका काम मिलकर ही एक ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपरली चला सकता है। ईच सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वेरियस टिश्यूज कंटेनिंग मेनी सेल्स। ये वही सेम चीज हमने जो पढ़ी, एक सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है, ऑर्गन जो है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने हैं, और टिश्यूज खुद बहुत सारी सेल से मिलकर बने। सीक्वेंस सेम ही। अब मेजर ऑर्गन सिस्टम जो आप लोगों ने बताया 11 सिस्टम हमारे होते हैं, जो मीना जी ने बताया था। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, इंटीग्यूमेटरी जो स्किन को उन्होंने बोला था, और लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है? दीज आर 11 सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। एक एक करके हम सारे सिस्टम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट एक या दो सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है? अभी वी हैव 1 आवर। किसी को गैप चाहिए क्या 5-10 मिनट का? अभी नहीं, जब चाहिए होगा तो प्लीज। मैं वैसे भी आप लोगों को, क्योंकि 10-15 मिनट्स तो सब नहीं लिए थे, हमने लेट स्टार्ट किया, अदरवाइज हम लोग एक लेते ब्रेक 11:05 या 11:10 तक हम लोग 5-7 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे। ठीक है? तो इफ समवन वांट्स टू गो टू वॉशरूम या पानी किसी को पीना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है? किसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं? बताइए कोई। बोन्स का स्ट्रक्चर जो हमारा बोन्स का हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है टिकी मैम, है जिस पर। Structure gives to the body. बोन्स नहीं होंगे तो बॉडी में शेप नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, वॉक और मूव। ठीक है, सिर्फ बोन्स के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ह्यूमन स्केलेटल। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बोन्स आर द इम्पोर्टेंट वन, है ना? लेकिन कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बोन्स आपस में जुड़ेंगी कैसे? तो स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होगा, है ना? जब तक हम उनको कार्टिलेज या टेंडन से ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये बोन सब ऐसे हवा में ऐसे उड़ते रहेंगे। हम खड़े हैं तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे ना, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो बोन्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट, बट बोन्स को जोड़ने के लिए कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब चीजें हमें पढ़ना होती हैं। ठीक है? टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सब चीजें हमें उसमें देखना रहेंगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आएगा स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इन सब चीजों से मिलकर के हमारा एक पूरा बॉडी रेडी होता है। स्केलेटन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मसल्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। सीधी सी बात है, मसल्स जो है वो किसके ऊपर किसको पकड़ के रखा है उन्होंने अपने आप को वो करने के लिए? बोन्स को। बोन्स को सपोर्ट है मसल्स का, मसल्स को सपोर्ट है बोन्स का। अगर बोन्स आपस में कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स इन सबके थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो बोन्स फ्लोट करते रहेंगे पूरे में। ये हमारा हाथ है, ये हमारा इतना पूरा एक शेप में नहीं हो पाएगा। ठीक है? ये हमारा हाथ। इसी तरह से सिर्फ बोन्स रहेंगी तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं दिखेगा। हमें उनको मसल्स ने टाई अप करके रखा है, मसल्स ने उनको पकड़ के रखा है। कोई टेढ़ी आ रही है,
ठीक है, कोई सबक्लेवियस मसल है, कोई ट्रेपेजियस मसल है जिसने हमारी पूरी बैक को पकड़ के रखा है, तो उसका एक प्रॉपर शेप आता है। ठीक है, तो ये सारी मसल्स जो हैं उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं बोन्स के साथ मिलकर के। ठीक है, तो skeletal muscles provide a framework for muscles and other soft tissues. Together they support the body's weight, maintain posture and enable movement. मतलब वो हमारी बॉडी का वेट कैरी करने में हेल्प करती हैं, पोस्चर को मेंटेन करती हैं और इनेबल मूवमेंट यानी कोई भी मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं जैसे ये हाथ का या फिंगर्स का मूवमेंट कर रही हूँ, उसी से हो रहा है कि बोन्स हैं, बोन्स को मसल्स ने पकड़ के फ्रेमवर्क रेडी किया हुआ है, टिश्यूज रेडी हुए, तभी मेरी फिंगर मूव कर पा रही है। अदरवाइज मेरी फिंगर मूव नहीं कर सकती या मेरा हाथ भी मूव नहीं कर सकता विदाउट देयर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर वर्क। उनका कोऑर्डिनेशन इम्प्रॉपर होता है तभी हमें मेडिकल इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आएगा, द स्केलेटन इज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी अराउंड विच द एंटायर स्ट्रक्चर इज बिल्ड। यानी सबसे हार्ड फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन, हमारा जो हड्डियों का जो ढांचा है पूरा सबसे हार्ड फ्रेमवर्क है। अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी को बनाने में कोई भी वो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमें लिवर को प्लेस करना है, कहाँ पे हमें मसल्स को प्लेस करना है, कहाँ पे कौन सा टिश्यू आके जोड़ के कोई एक जॉइंट बनाएगा या कौन सा लिगामेंट कार्टिलेज जोड़ के कोई एक जॉइंट बनाएगा, तो हमें नहीं समझ में आएगा। द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी, एसोसिएटेड कार्टिलेजेस एंड joints. ठीक है, now these structures together form the human skeleton. ये पूरे स्ट्रक्चर्स मिलके ह्यूमन स्केलेटन को फॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा आएगा सबसे पहले these structures together form the human skeleton and provide support and protection to the soft organs of the body. यानी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारी चीजें हैं वो सब बोन्स के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। अगर बोन्स या मसल्स अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे हम हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन हमारे अगर घर नहीं बने हुए हैं, प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, बिल्ड नहीं है, तो क्या हम लोग सेफ रह पाएंगे? बारिश से, सर्दी से, गर्मी से, तूफान से नहीं रह पाएंगे। जस्ट लाइक दैट हमारे ऑर्गन्स भी सेफ नहीं रह सकते अगर हमारी बोन्स, मसल, सारी चीजें प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रॉपरली अपना काम नहीं करेंगी और एक फ्रेमवर्क हमें नहीं देंगे। अब सबसे पहले इसमें आता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो जॉइंट में है, अ जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। मतलब दो या दो से अधिक हड्डियां मिलके अगर कोई एरिया डिवाइड बना रही हैं जो कि कार्टिलेजेस से कवर है, तो वो हमारा पूरा जॉइंट कहलाएगा, वो जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये हमारा रिस्ट है। ठीक है, तो रिस्ट हमारा जो है, इसमें कितनी सारी बोन्स जुड़ी हुई हैं, इसमें हमारी पूरी इंटरकार्टिलेजिनस बोन्स आ रही हैं, इसमें हमारी यहाँ से अल्ना और रेडियस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमारी बोन्स आ रही हैं, तो ये सारी बोन्स मिलके इन्होंने हमारा रिस्ट जॉइंट डेवलप किया है। ठीक है, ये हमारा एल्बो है, तो एल्बो में भी हमारी नीचे रेडियस अल्ना है, ऊपर ह्यूमरस है। ठीक है, तो ये 3 बोन्स ने मिलके हमारा एल्बो जॉइंट बनाया है। तो 2 या 2 से ज्यादा मात्रा में जो भी बोन्स है वो कार्टिलेज उनको जब कनेक्ट करेगा तो वो पूरा एक फॉर्म बनाएगा, तो वो एक जॉइंट कहलाता है। यानी जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन 2 बोन्स विथ कार्टिलेज, तो वो क्रिएट करेगा एक जॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा joints allow movement in an otherwise rigid and strong skeleton. अब जॉइंट बन तो गया लेकिन वो मूव नहीं होगा तो वो जॉइंट किसी काम का नहीं है, राइट। तो उसको हम रिजिड तो बनाते हैं कि मतलब वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो रिस्ट है वो हर दिशा में मूव कर सकता है, जैसे वो बैंड हो सकता है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हो सकता है, राइट हो सकता है और रोटेशन हो सकता है। ठीक है, एल्बो का काम सिर्फ इतना ही है, सिर्फ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एल्बो का काम है, बाकी और कोई काम नहीं। सबके एक अपने अपने रिजिड मूवमेंट डिवाइडेड है कि वो उससे ज्यादा अपने मूवमेंट्स नहीं कर सकते। तो हर बोन, कार्टिलेज जो हमारा जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, उनके एक रिजिड स्ट्रॉन्ग स्केलेटन के मूवमेंट में हमारी सारी चीजें डिवाइडेड होती है। ठीक है, दे मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन मोबिलिटी, स्टेबिलिटी
एंड स्ट्रेंथ इन द स्केलेटन सिस्टम। जॉइंट्स जो हैं वो हमारी मोबिलिटी को बनाए रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। मोबिलिटी मतलब वो कितना मूव हो पाएंगे, स्टेबिलिटी मतलब उनको स्टेबल तो रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि रिस्ट को हमने नीचे कर दिया तो वो नीचे ही रह गई, उसको स्टेबल करना हमें जरूरी है। अगर हम उसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये हमारी स्टेबिलिटी शो करेगा। प्लस उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो अपनी रिस्ट से ज्यादा हैवी वेट नहीं उठा सकते, दैट मीन्स कि आपकी जॉइंट में वो नहीं है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो दे मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ इन दी स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, मसल्स, ठीक है। ये चार चीजें हम लोग वहां देखेंगे। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स सपोर्ट्स द बॉडी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। क्या काम कर रहे हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोन्स मिलके ही सारे फ्रेमवर्क बना रहे हैं। हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम स्टोर कर रहे हैं। जो भी कैल्शियम फॉस्फोरस जा रहा है वो पूरा बोन्स में स्टोर हो रहा है। जैसे हमारे टीथ, हमारे जो भी बोन्स है उन सब जगह पे कैल्शियम स्टोर हो रहा है, ठीक है। और फॉस्फोरस प्लस ब्लड वेजल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारा काम किसका है? बोन्स का है। नेक्स्ट है द हार्ड आउटर शेल ऑफ बोन सराउंड्स अ स्पॉन्जी इनर सेंटर। किसी ने किसी भी कॉलेज में या कहीं पे भी जाके बोन्स देखी हैं प्रॉपरली, लाइव या आर्टिफिशियल? यस मैम। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर तो एक हार्ड सरफेस होता है, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही एक लेयर होती है जो कि स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्ज देखा होगा आप लोगों ने, उस एरिया में होता है, ठीक है। तो वो हमारी बोन का एक पार्ट है, वहां पे कैल्शियम, बोन मेरो, ये सब चीजें इकट्ठी होती हैं। तो स्पॉन्जी इनर सेंटर होता है उसमें। बोन्स गिव अ शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स रहेंगी तो हमारी नोज ऐसी नहीं दिखेगी, हमारे चीक्स, हमारी जॉ लाइन ऐसी नहीं दिखेगी। अगर हमारे बॉडी में बोन प्रॉपर है तो वो हमारे चीक्स और हमारी जॉ लाइन या हमारे जो चिन है, हमारी नोज है, ईयर्स हैं, सब चीजों का शेप हमारे बोन्स की वजह से ही दिखता है। सिर्फ मसल्स रहेंगी तो हमारी बॉडी में कोई शेप, कोई फीचर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बोन्स हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं मसल्स के साथ, टेंडन्स के साथ, लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, ताकि कोई भी मूवमेंट को वो अलाउ कर सके। हेमेटोपोइसिस, होमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन, ब्लड वेजल्स बनना। तो मोस्टली अकर्स इन द रेड बोन मेरो इनसाइड द बोन। अब मैंने आपको बताया व्हाइट बोन मेरो, रेड बोन मेरो होती हैं बोन्स के अंदर, दो बोन मैरोज होते हैं। तो उसमें हेमेटोपोइसिस जो है वो रेड बोन मेरो के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बोन हमारा ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। समझ में आया सबको बोन्स? नेक्स्ट हमारा है कार्टिलेज। मैम आई हैव वन क्वेश्चन, जो बोन मैरो हम लोग सेव करते हैं आजकल, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो कौन से वाला बोन मैरो सेव करते हैं मैम, व्हाइट और रेड? रेड बोन मैरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स जो हमारी हैं उसी की वजह से हम लोग ग्रोथ करवा पाएंगे चीजों की। Okay. तो रेड, हाँ, तो रेड बोन मैरो इज इम्पोर्टेंट उससे। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, राइट? इसलिए उसको हाँ, सेव किया प्रोडक्शन, जाता है। यस यस। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हमारा कोई भी बॉडी पार्ट खराब होता है या हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो बोन मैरो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई बीमारी जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं, उनके शेप खराब हो जाते हैं, तो उनको सही करने के लिए हमें वो सेल्स को जो प्रिजर्व कर रहे हैं हम, उन्हें हमें यूज करना होता है ताकि हम वहां पे लगा सके, ठीक है। क्योंकि हर किसी के बॉडी का एक फंक्शन स्पेसिफिक होता है, तो दैट्स यस, ओके मैम। ठीक है। कार्टिलेज जो है अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज सपोर्ट्स बोन्स इन जॉइंट्स। कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स बनाने के लिए बोन्स को पकड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ये बोन है तो इसको कार्टिलेज ने पकड़ के रखा है, तब जाके ये जॉइंट बन पाया। जो आपके सामने दिख रहा है, मेरे दोनों हाथों ने मिलकर एक जॉइंट बनाया है, तो ये कार्टिलेज के सपोर्ट से ही बनेगा। तो कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू से समझ में आ रहा है किसी चीज को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, जॉइंट बनाने में हेल्प कर रहा है। अलोंग द स्पाइन एंड इन दी रिब्स। रिब्स
हमारे जो हैं और स्पाइन हमारी जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्टिलेज, क्योंकि इजी मूवमेंट उनका हो जाता है तो सॉफ्ट भी रहती हैं और सपोर्ट भी कर पाती हैं। द स्ट्रॉन्ग रबर लाइक कार्टिलेज, रबर की तरह होता है कार्टिलेज, दैट प्रिवेंट्स बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ये हमारी इधर हमारी रेडियस अल्ना है और अपर आर्म में हमारी ह्यूमरस है, तो ये तीनों आपस में अगर ऐसे रहेंगी और कार्टिलेज अगर बीच में नहीं है और उसने इन लोगों को पकड़ के नहीं रखा तो वो आपस में रब होती हैं, फ्रिक्शन होता है उनका, ठीक है। उससे क्या होगा, वो घिसते जाएंगे और हमारे फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, हमारे मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो कार्टिलेज ने उनको दोनों तरफ से पकड़ के रखा है, तो उससे क्या हो रहा है, उनके मूवमेंट्स प्रॉपर हो रहे हैं, वो आपस में रब नहीं कर पा रहे हैं अगेंस्ट, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन नोज, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो होता है, उसमें जरूरी है हमारा जो नेजल सेप्टम है उसमें भी एयर्स, ये जो है हमारा नीचे वाला पार्ट, ये पूरा कार्टिलेजिनस बोन का बनता है, ठीक है। पेल्विस क्योंकि सॉफ्ट होता है, और लंग्स, इतनी चीजों में कार्टिलेज, इस कार्टिलेज में जो है वो उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए हैं, स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाएगी, दैट्स व्हाई joints are the essential components of the skeletal system because they make it movable, यानी मूव करने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। जॉइंट एग्जिस्ट वेयर 2 or more bones meet, दो या दो से अधिक बोन्स मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। मसल्स, ईच मसल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेक्सिबल फाइबर। एक मसल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेपेजियस एक मसल है जो हमारे बैक को कवर करके रखती है, अपर बैक को। तो ट्रेपेजियस जो मसल है उसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबल फाइबर्स हैं, मतलब बहुत सारे फाइबर्स, वो रेशे से होंगे। आप लोगों ने किसी ने अगर एनाटॉमी देखी, एनाटॉमी में उसके पिक्चर्स देखे हो मसल्स के, तो वो ऐसे लंबे लंबे से रेशे से होते हैं, उससे पूरी मिलके कि वो क्लम्प करके एक मसल बनती है। तो वो जो है हमारे रेशे, ठीक है, वो जो है वो मिल करके हमारा पूरा एक फ्लेक्सिबल फाइबर्स बहुत सारे इकट्ठे होकर हमारी एक मसल को फॉर्म करते हैं। मसल्स हेल्प द बॉडी मूव, यानी कोई मूवमेंट करने के लिए, बैठना, अपराइट, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मसल्स का काम होता है। हम लोगों ने देखा होगा जिनको मसल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है वो अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी की स्टेबिलिटी पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि उनकी मसल्स काम नहीं कर रही है। पैरालिसिस में स्पेशली वहां के मसल्स, उनके नर्व इम्पल्सेस बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका हाथ अपने आप वो चाहते हैं तो उठा नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ मसल्स की स्टेबिलिटी उनकी चली गई है, दैट्स व्हाई। Soma muscles assist in running, some muscles assist in running, dancing and lifting objects. किसी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए डांस करना, रन, मतलब ऑब्वियसली हर चीज में हमें मसल्स की हेल्प लगती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसलिए आएगा लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब लिगामेंट्स एंड टेंडन्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे बोन्स के साथ, मसल्स के साथ, जॉइंट्स के साथ, वो हम देखते हैं। तो सिर्फ अभी हम लिगामेंट्स और टेंडन्स पढ़ के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। लिगामेंट्स जो है उसमें क्या होता है, लिगामेंट्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स, यानी एक बोन को दूसरे बोन में जोड़ने के लिए। तो आगे साइड से जैसे कार्टिलेज पीछे से खींच रहा है, लिगामेंट उसको आगे से ऐसे कवर करके रखेगा और जोड़ के रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। दे हेल्प होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर एंड स्टेबलाइज जॉइंट, ये उनको जोड़ के रखेगा और स्टेबल करके रखेगा जॉइंट को, कि वो जॉइंट ऐसा ही जाए, जैसे ये रिस्ट है ये ऐसी ही रहे, अदरवाइज ये रिस्ट ड्रॉप एक तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि यूजुअली ज्यादा लिखने वालों में, ज्यादा प्रॉब्लम करने वालों में है कि मसल्स की जब स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है तो वो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, मतलब हाथ उनका हमेशा ऐसे ही रहता है, स्टेबल नहीं कर पाते, तो उनके लिगामेंट इंजरीज जो है स्पेशली हमारे एथलीट्स में देखी जाती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिगामेंट्स का काम क्या है, प्रॉपरली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनते हैं जो कि बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, जो कि जॉइंट को स्टेबल करेंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। फिंगर्स ऐसी ही रहें, अदरवाइज फिंगर्स ऐसे लटक जाएंगे, तो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर में वो होल्ड करके रखते हैं।
टेंडन्स हमारे हैं, तो टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स जो है वो मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। बोन्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? बोन्स को हमारा टेंडन्स कनेक्ट कर रहा है। कार्टिलेज उनको एक स्पेशल फॉर्म में खींच के रख रहा है। टेंडन्स मसल्स और बोन्स को जोड़कर रख रहे हैं, ठीक है। मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजन, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग बट नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। टेंडन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन के बने होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। मतलब जैसे कि किसी भी बोन से, जैसे फॉर एग्जांपल इस बोन से हमारा कोई भी मसल अटैच है, तो वो टेंडन्स ने उसको जोड़ के रखा है। अब अगर टेंडन्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे तो मसल्स तो कहीं पे भी मूव हो सकती है ना। तो मसल अगर कहीं पे भी मूव होगी तो दैट मीन्स हमारा वो ऑर्गन है वो स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा, हमारा वो जो जॉइंट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ हाथ की बात करते हैं तो हमारे ये जो पूरा हाथ है, रेडियस अल्ना को कुछ मसल्स ने पकड़ के रखा है, तो वो टेंडन्स के थ्रू पकड़ के रखा है। रेडियस अल्ना अपनी मर्जी से ऊपर नीचे तो नहीं आ सकती ना, जो राइट साइड में है वो राइट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो दीज आर द वर्क ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो इतना स्ट्रांग उनका जरूरी होता है। इसीलिए अगर टेंडन्स टूट जाते हैं तो मसल्स जो है वो उसका कहीं पे भी मूवमेंट हो जाता है, बोन्स का डिसलोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करके रखना टेंडन्स का काम है, ठीक है। लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक। अगर किसी को वॉशरूम जाना है, पानी वानी पीना है, 11:12 हो रहा है, तो हम 11:15 पे मिलते हैं, सॉरी 17 पे मिलते हैं, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। बी ऑन टाइम, सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ओके मतलब मैम। ज्वाइन रहो आप लोग, ओके।
सभी लोगों ने वापस ज्वाइन कर लिया? मैम चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ लोग रह गए हैं क्या? हम वेट करें थोड़ा। मैम बस 1 मिनट। हाँ हाँ ओके। स्टार्ट करें हम? यस मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट हमारा है डिविजन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। अब स्केलेटन इतना बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके भी कुछ डिविजन्स होंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स, एक एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जो है इट फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का पूरा फॉर्मेट एक्सिस जो राइट लेफ्ट सब चीजों को जो बैलेंस करना है वो। इट इंक्लूड्स अ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। 3 चीजों को एक्सियल स्केलेटन में फॉर्म करना है। स्कल सबसे ऊपर, वर्टिब्रल कॉलम हमारा जो है वो, एंड रिब केज। ठीक है, तो ये 3 चीजों को हमें किससे, एक्सियल स्केलेटन से वो मिलकर के बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज की मिलाकर टोटल 80 बोन्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं और 80 बोन्स मिलकर पूरा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सेकंड है। अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ लिम्स, यानी हमारे जो हाथ पैर उंगलियां, ये हमारे जो लिम्स हैं ये स्पेशली अपेंडिकुलर स्केलेटन से मिलकर के बनते हैं। इट इंक्लूड शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल मतलब ये हमारा पूरा पार्ट, अपर लिम, पेल्विक गर्डल, ठीक है, एंड लोअर लिम्स। तो ये सारी चीजों को कौन बनाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें 126 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल जितने भी बोन्स हैं हमारे, कितने बोन्स हैं टोटल, कौन बताएगा? 206 मैम, 206 206। 206 मतलब टाइप का अडल्ट सिर्फ में हड्डी है। 206 होते हैं, बेबीज में इट्स मोर, एंड देन जब वो ग्रो करते हैं तो वो 206 में रिड्यूस हो जाती है। ग्रेट, यस, वेरी गुड। सो यस, 206 टाइप्स के सिर्फ बोन्स होते हैं, जिसमें से 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन है जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज में डिवाइड होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं जो कि पूरा लिम्स को फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसमें शोल्डर गर्डर, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डर और लोअर लिम्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के स्केलेटन हमारे हैं। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं वो तो हमें पता है कि वो सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, मिनरल स्टोरेज कर रहा है, सेल प्रोडक्शंस कर रहा है, बट उनको हमें प्रॉपरली एक डीप वे में पढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शंस ऑफ किसी भी पार्ट के, किसी भी सिस्टम के या उसके फंक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, bones and cartilage provide the framework that maintains the shape of the body. Without this framework, the internal organs would collapse. यानी bones, cartilage मिलके हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी कोई प्रॉपर शेप नहीं। अगर हमारे यहाँ पर रिब्स नहीं होती तो क्या हमारा बॉडी ऐसा दिखता?
ये पूरा जो शेप आता है हमारा बॉडी वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। अगर हमारे हिप गर्डल जो है अगर वो नहीं होता, पेल्विक गर्डल हमारा प्रॉपरली नहीं होता, तो हमारा हिप्स का शेप भी नहीं आता। तो हमारा जो हिप्स की जो बोन है, नीचे है हमारी थाइस की फीमर है, ये सारी चीजें हिप बोन वगैरह अगर नहीं प्रॉपरली होती तो किसी भी चीज का प्रॉपर शेप नहीं होता, हर मसल अपनी जगह पे मूवमेंट कर रही होती, ठीक है। तो प्रॉपरली फ्रेमवर्क देते हैं। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर ये प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं देते, प्रॉपरली हमें सपोर्ट नहीं करते, तो सारे ऑर्गन्स आपस में इकट्ठा हो जाते या कोलैप्स हो जाते, कोई अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड थिंग है प्रोटेक्शन। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स वाइटल इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्कल हमारे ब्रेन को बचाता है। अगर स्कल नहीं होगा तो हमारा ब्रेन इतना सेफ नहीं रह पाएगा जितना, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत विलाइज की तरह बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट पिंक कलर का, आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसने भी मैक्सिमम लोगों ने ये सब चीजें देखी होती हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। और आजकल तो 3D में दिखाने लग गए हैं वीडियोस में, स्पेशली लिंक्डइन वगैरह अगर आप लोग शायद रेफर करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से उसको पूरा बेसिक, उसका पूरा एनाटॉमी समझाई हुई है ना। तो वो इतना प्रोटेक्टेड फॉर्म में नहीं रह पाएगा। रिब केज अगर नहीं है तो हमारे हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। अगर हमारे रिब केज है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ट नहीं काम करेगा प्रॉपरली तो हमारी बॉडी भी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। लंग्स भी सेफ नहीं रह पाएंगे। वर्टिब्रास अगर हमारे हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएगी। अगर बीच में हमारे जो सेंटर में वर्टिब्रास होते हैं, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में। जो हमारा पूरा स्पाइन नीचे तक आ रही है ब्रेन से, उसमें CSF है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, उसमें जो भी नर्व्स जा रही हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सब चीजों को सेव करने के लिए हमारे वर्टिब्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। तो मूवमेंट हमारा जो है उसमें अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि हर किसी का अपना एक कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गन्स का, मसल्स का, टेंडन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, जो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम का, सब चीजों का। अगर स्केलेटल सिस्टम अपने फॉर्म में नहीं रहेगा और नर्वस सिस्टम अपनी अपनी चलाएगा, मसल्स बोलेगी कि मैं को यहाँ मूव करना है, बोन्स किसी और दिशा में जा रही हैं, मसल किसी और दिशा में जा रही है, तो कोई मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एवरी मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली विथ द कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है मिनरल स्टोरेज, उनका फोर्थ फंक्शन है। बोन्स एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर मिनरल्स, कैल्शियम फास्फोरस जो उसमें स्टोर होता है, जो हमने बताया बोन मेरो में, प्लेइंग अ की रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम जो भी हमारे अगर बोन्स बहुत वीक है, दैट मीन्स हम लोग कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे। अगर हम कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेंगे तो कैल्शियम स्टोर नहीं होगा बोन्स में, तो ऑब्वियसली हमारे बोन्स वीक होंगे, क्योंकि उसका बोन मेरो उतना स्ट्रांग नहीं है। जब उसका इंटरनल पार्ट अंदर इतना स्पॉन्जी नहीं है तो वो इजीली ब्रेकेबल होगा, मतलब इजीली टूट जाएगा या फ्रैक्चर्स इजीली हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आएगा ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड बोन मेरो के अंदर जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 5 फंक्शंस हमारे हैं। कौन कौन से हैं? कोई एक रिवाइज करो। मैम सपोर्ट और प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन। वेरी गुड, गुड। हाँ, तो ये 5 हमारे हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार इसको समराइज देख लें कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, पढ़ चुके हैं हम। इट इंक्लूड्स बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, अदर कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। बोन्स वर्क टुगेदर विद मसल्स टू मेंटेन पोस्चर एंड प्रोड्यूस कंट्रोल्ड प्रिसाइज मूवमेंट। यानी कौन सा मूवमेंट कितना होगा वो बोन्स मसल्स मिलके ही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ यहाँ तक जाना है और कहीं और चला गया, हम चाह रहे हैं सामने ले जाना, वो पीछे चला गया, तो ऐसा नहीं है। तो सारे प्रिसाइज और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हमारे बोन्स और मसल्स मिलकर ही करते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। बोन्स और उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जॉइंट्स आर फॉर्म्ड वेयर टू बोन्स मीट एंड अलाउ वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, हमने पढ़ा अभी ऊपर जॉइंट्स में। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम consist of 206 bones divided into 2 main parts, axial और appendicular skeleton। axial में कितनी होती हैं, कौन बताएगा? मैम 80 80 और bones, appendicular में 126 126।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ऐसे ही इंटरेक्टिव रखो क्लास को। एक्सियल स्केलेटन जो है, अब उसमें 80 बोन्स आप लोगों ने बताई अभी। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा, अब इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ऊपर तो हमने एक शॉर्ट ब्रीफ आउट देख लिया था एक्सियल स्केलेटन का, अब हमको इनको पढ़ना भी है क्योंकि उसमें 80 और 126 बोन्स है। तो इनके पूरा पार्ट्स हमें पढ़ना है जो एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम में डिवाइड है। ठीक है, एक्सियल सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स द स्कल, स्टर्नम, स्टर्नम पता है सामने हमारा पूरा जो रिबकेज होता है, यहाँ से पूरा नीचे फ्रेम तक जाता है, हार्ट बोन, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। ठीक है, बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन हेल्प द ह्यूमन बॉडी स्टैंड अपराइट, यानी हमारी बॉडी को, एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को खड़े रह के पूरा एक फॉर्म में होने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि हमारी पूरी बॉडी एक फॉर्म में हो, सर नीचे ना आ जाए, स्टर्नम ऊपर नीचे ना हो जाए, तो इसलिए एक्सियल स्केलेटन उसको कंसिस्ट करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, द एक्सियल स्केलेटन ट्रांसमिट्स वेट एंड सपोर्ट फ्रॉम द हेड, नेक एंड ट्रंक टू द लोअर लिम्स। एक्सियल स्केलेटन वेट को ट्रांसफर करता है, यानी पूरा ब्रेन अपना वेट नहीं छोड़ देगा, सबका एक अपना अपना रोल प्ले करना है। ब्रेन को अपना रोल प्ले करना है, हमारे स्टर्नम को अपना रोल प्ले करना है, हार्ट बोन्स को करना है, वर्टिब्रल कॉलम को करना है, रिब्स को, सबको अपने अपने रोल प्ले करके वेट डिवाइड करते हैं और पूरा एक लोअर लिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स होती हैं। इट इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। तो इसमें बोन्स जो है वो अपर और लोअर लिम्स की इंक्लूड होंगी, जिसमें टोटल 126 बोन्स है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन प्रोवाइड्स मोबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी। हमारे हाथ और पैर ही हमारे सारे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं ना। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में जो हमारे 126 बोन्स है वो अपर और लोअर बोन्स हमारी बॉडी को मोबिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कुछ उठाने की नहीं है कि हम वहां जाके उठाए, हम थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के उठा सकते हैं। ठीक है, हमें लेग्स से हमें बॉल किक करना है, हम कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना, फुटबॉल एंड ऑल, तो हम अपने लिम्स का यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक्सियल स्केलेटन में आएगा स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमें पढ़ना है। तो द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, while the bones, the axial skeleton forms the central axis of the body, while the bones attach to the axis from the appendicular skeleton. The axial skeleton contains 80 bones. अब कैसे, अब वो डिवीजन आप लोग देख लीजिए। मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। 2 bones of the skull, यानी स्कल में 22 बोन्स। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन शेयर है आपका। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं मैम, एक सेकंड, सॉरी। विजिबल है? यस मैम। मैम एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमें पढ़ना है। द ह्यूमन स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन का काम है वो हमारे सेंट्रल एक्सिस है हमारी बॉडी का, क्योंकि मेन चीजें जैसे स्कल, हमारा स्टर्नम, रिब्स, हार्ट बोन्स, पेल्विक रीजन, ये सब चीजें एक्सियल स्केलेटन में, मतलब सेंट्रल एक्सिस पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अपेंडिकुलर में मतलब हमारे लिम्स स्पेशली डिवाइड हो रहे हैं, साइड वाली चीजें। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, जिसमें 22 बोन्स स्कल की हैं, 6 एयर ऑसिकल्स हैं, 26 वर्टिब्रास हैं, 24 रिब्स है, 1 स्टर्नम है, 1 हाइड बोन है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये पूरे फॉर्मूला हम बनाएंगे इनके शॉर्ट में। 22 बोन्स ऑफ द स्कल, 6 एयर ऑसिकल्स, 26 वर्टिब्रास, 24 रिब्स, 1 स्टर्नम, 1 हाइड बोन। ठीक है, फंक्शंस क्या है एक्सियल स्केलेटन के? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि स्केलेटन है, स्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज, सामने और पीछे, क्योंकि वो पूरा सीधे सीधे आ रहा है, तो जितने भी हमारे आगे पीछे के जो ऑर्गन्स है उन सबको प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो सेंट्रल एक्सिस पूरा हमारा कवर कर रहा है हमारी बोन्स के साथ। अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, it provides surface area of the attachment of muscles which are involved in movement, posture and respiration. ठीक है,
मतलब वो एक सरफेस एरिया देता है हमारे मसल्स का कि वो प्रॉपरली मूव कर सके। जैसे अगर वो स्केलेटन प्रॉपर नहीं होगा, जैसे हमारा ब्रेन प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा तो ब्रेन हमारा हमारा स्कल प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहेगा तो ब्रेन हमारा प्रॉपरली प्रेस नहीं रहेगा, वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उससे उससे लेके नीचे तक जितनी भी मसल्स है वो अपना मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट आएगा ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अभी पढ़ना है आज ही या मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं? मैम नेक्स्ट क्लास में मैम। एग्जॉस्ट हो गया? यस मैम, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है। समझती हूँ इसीलिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे सैटरडे को ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाए, संडे को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक और सिस्टम ले लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज तो हमारे 25 मिनट्स वैसे ही चले गए थे, तो विल ट्राई कि संडे को हमारे 2 सिस्टम्स एटलीस्ट कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए एक बार आप रिवीजन करते हैं प्रॉपरली। कुछ क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज मैम हम मुझे एक क्वेश्चन है। मैम अभी आपने जो भी हमने पढ़ा कि मसल्स हेल्प करते हैं और कार्टिलेजेस का अपना एक फंक्शन है, मेरे को एक चीज समझनी है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स हमारे ब्रेन से भी लिंक्ड है। तो मुझे वो थोड़ा समझना है कि अगर मसल्स और लिगामेंट्स और कार्टिलेज ही सब कुछ कर रहे हैं तो ब्रेन का क्या फंक्शन है बॉडी मूवमेंट्स में, क्योंकि ब्रेन जो ये न्यूरॉन्स है हमारे, हम कहते हैं ना जब आप हैंड नहीं मूव कर पा रहे तो आप सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या है, फिर वो कहाँ लिंक करती हैं इस स्केलेटन सिस्टम में? अनु, मैंने आपको बीच क्लास में ही बताया था न्यूरॉन्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे। यस कि मैम। हमारे न्यूरॉन्स जो है वो ही हमारी सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि न्यूरॉन्स का भी बताया है। सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है, मसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन वो सबको किससे है? टिश्यूज और न्यूरॉन्स से। इसी सामने है, अभी मैंने स्क्रीन शेयर करूँ, देखिए कि मस्कुलर टिश्यू किसी एक का म्यूट नहीं है। ओके, किसी एक का म्यूट नहीं है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट हम, हाँ, तो नर्वस टिश्यूज जो है वो उन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में काम कभी तभी कर पाएंगे जब हमारे नर्व्स एक्टिवेट होंगे, जब हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम करेगा, हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपरली काम करेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे। ठीक है, बिना हमारी ब्रेन एक्टिविटीज के, बिना स्टिमुलाई जनरेट हुए, बिना रिसेप्टर्स के काम किए, बिना न्यूरॉन्स के एक्टिवेट हुए हमारी ये सारी चीजें काम नहीं कर पाएंगी। तो अल्टीमेटली ये सब कंट्रोल में क्या है, चला हमारा ब्रेन रहा है, लेकिन काम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली है, वो सबको बता रहा है आपको ये काम करना है, जैसे स्कूल प्रिंसिपल है, आपको अकाउंट्स देखना है, आपको मैनेजमेंट देखना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, आपको बायोलॉजी पढ़ाना है। तो वो एक इंसान, वो हमारा ब्रेन है जो नर्व्स इम्पल्सेस सबको, नर्व्स मतलब वो सबको गाइड कर रहा है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तभी जाके ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन में काम कर पा रही है। ओके मैम। कि नर्वस टिश्यू जो है वो इट रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस स्टिमुलाई एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस क्रिएट नहीं करेगा तो कोई अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकता। दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, कि वो इकट्ठा होकर अपने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल्स उन्हें वहीं से आ रहे हैं कि अगर हमें कुछ चुभ रहा है, हमें हाथ जल रहा है, हमें ठंड लग रही है, तो हमें किस तरह से हमारे स्टिमुलाइज को एक्टिवेट करके रिएक्ट कैसे करना है, वो सब एक्टिविटी पूरी हमारे ब्रेन से ही हो रही है। नोटेड मैम, नोटेड। और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम मुझे एक क्वेश्चन लिगामेंट्स का भी है। जो लिगामेंट्स है, आपने बोला कार्टिलेज जो है वो बैक साइड से प्रोटेक्ट करते हैं एंड लिगामेंट्स जो फ्रंट से प्रोटेक्ट करते हैं। मैम लिगामेंट्स भी तो रबर की तरह ही होते हैं ना, वो भी बॉडी में मूवमेंट्स ही लाते हैं ना जॉइंट्स में? बिल्कुल बिल्कुल, वो रबर की तरह ही होते हैं। जैसे कार्टिलेज है वो पूरी तरह से रबर है, तो कार्टिलेज ने क्या करा है, जैसे ये एक बोन है, ये एक बोन है। ठीक है, आपको मेरे हैंड्स विजिबल हैं प्रॉपरली? यस मैम, यस मैम। तो हमारा ये जो कार्टिलेज है, ये सॉरी, हमारा जो कार्टिलेज है उसने हमारे दोनों बोन्स को ऐसे पकड़ के रखा है, नहीं तो वो तो आप टकरा जाए। ठीक है, तो कार्टिलेज दोनों बोन्स को अपने अपने पोजीशन पे होल्ड करना और मूवमेंट करवाना। लिगामेंट्स का काम है कि वो आगे से ऐसे कनेक्ट करके
और उनको टकराने नहीं देते। ये डिफरेंस है कार्टिलेज और लिगामेंट। ओके कार्टिलेज ओके मैम। होता है उनको पोजीशन के लिए, ठीक है, और लिगामेंट्स उसको आगे से सेव करके रखते हैं। सो बेसिकली कुशनिंग करता है लिगामेंट्स, ताकि वो बोन्स रब ना होए और घिसे ना, राइट? यस यस, ठीक है मैम। में नहीं होना चाहिए। यही होता है एक एज पे जाके, जब हमारे लिगामेंट्स के अंदर से वो स्टिकी चीज खराब हो जाती है, एक प्रॉपरली एज पे जाके, तभी हमारे नीज के बीच में फीमर और हमारी नीचे की बोन्स का फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए फिर वो, और पटेला, स्पेशली पटेला, तो वो सब बोन्स आपस में टकराने लग जाती है, इसलिए हमें नी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जो एजिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसीलिए आती है कि लिगामेंट्स फिर लूज पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम है ना, तो खींच के बिल्कुल लूज पड़ गए। मैम बट दिस कैन अकर इन एथलीट्स आल्सो, जैसे आपने बोला, क्योंकि एक्सेस यूज ऑफ अ बोन कैन आल्सो क्रिएट दिस प्रॉब्लम, राइट? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ऑब्वियसली, अगर इसलिए बोलते ना कि हमें हार्ड सरफेस पे कभी भी रनिंग या वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि हार्ड ओके इज फाइन, बट या बिना कुशन के शूज के हम लोग को ऐसे वॉकिंग नहीं करनी, उससे भी हमारी बोन्स में इफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग हार्ड सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, ग्राउंड में नहीं कर रहे, या हम अगर हम हमारे पास जगह नहीं है तो एटलीस्ट हम कुशंस वाले, सॉफ्ट कुशंस वाले शूज यूज करें, अदरवाइज डायरेक्टली वो हमारे बोन्स को और जॉइंट्स को हर्ट करेगा। तो वो एक्सेसिव यूज से फिर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, तो एथलीट्स में भी होता है। ओके मैम। कोई क्वेश्चन? सबको सारी चीजें समझ में आई हैं? आपने जो पढ़ा है समझ में सब आया है? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अभी बोन्स के नेम, इनके नेम लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस इट वाज अ गुड सेशन। हाँ, थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा ना इनको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट जैसे क्लास में हम लोग स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हम लोग ऐसे रखेंगे, जिसमें आप लोग भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं भी पूछ सकती हूँ कि लास्ट क्लास में आपको पूरा समझ में आया, याद है, नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। अभी हम लोग छोटा सा एक पार्ट रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट्स में, ठीक है। यस मैम, बस आप एक ये पीडीएफ भिजवा दीजिएगा, बिकॉज हिंदी में तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है मैम, तो आप ठीक है, प्लीज ये भिजवा दीजिएगा, सो दैट वी कैन रिवाइज और नेक्स्ट क्लास में हम भी प्रिपेयर होके आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं? I'm okay with both, ma'am. Anybody, any language is good for me. ठीक है, इंग्लिश मैम, इंग्लिश। ठीक है। मैम इंग्लिश। अनु जी भी इंग्लिश है, मतलब 4 इंग्लिश मैम। श्रीधर इंग्लिश, निशा इंग्लिश, राइट? ठीक है, मतलब मैक्सिमम सभी लोग इंग्लिश के हैं और मीना जी दोनों में कंफर्टेबल है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग दोनों में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी, एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोई एक स्टार्ट करो और बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने आज। कल का रिकैप से शुरू किया था आपने, फिर ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल से लेकर कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है। फिर हमने टिश्यूज के बारे में जाना, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व्स। और फिर 11 सिस्टम्स में आपने स्केलेटन सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल दिया, वो कैसे काम करता है, कैसे बना होता है। गुड मीना जी। अब मीना जी ने जो बताया है उसके आगे कोई और बताओ कि मैंने सिस्टम्स में क्या क्या बताया है, कौन कौन से हमारे 11 सिस्टम्स हैं। एनीवन, कोई भी। 11 systems आपने skeletal system, muscular system, then skin system, जिसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, देन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव, excretory system, and last that reproductive system. Very good.
अभी हमने जो एक सिस्टम पढ़ा, अब वो कोई और बताएगा। स्केलेटन सिस्टम में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आउट मेन पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा हमने। मैम आई विल ब्रीफ आउट ऑन द स्केलेटन सिस्टम। सो स्केलेटन सिस्टम के जो मेन कॉम्पोजिशंस हैं वो है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड उसमें कुछ अदर टिश्यूज भी होते हैं। जो बोन्स हैं वो मैक्सिमम जो हमारा बॉडी ऑलमोस्ट 20% जो हमारा बॉडी वेट होता है वो बोन्स के थ्रू होता है। जो कार्टिलेज होती है मैम वो बैक से एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू टाइप होता है जो हमारे जॉइंट्स को कनेक्ट करता है बैक साइड से, उनको स्टेबल रखता है। जो लिगामेंट्स होते हैं मैम अगेन ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं बट दीज आर द वंस दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आवर बोन्स, और वो बोन्स को फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने ना हो उसके लिए उनको स्टॉप करते हैं, कुशनिंग करते हैं। जो टेंडेंस होते हैं वो आपने बताया है दे प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि वो कनेक्टर्स होते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि जिस पार्ट को जहाँ पे रहना चाहिए वो वहीं पे रहे। सो मसल्स एंड जो बोन्स के बीच में जो क्रूशियल चीज है वो टेंडेंस है, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर बॉर्डर या आप कहेंगे कि एक सब एरिया में रखता है कि इससे फर्दर वो मसल्स मूव ना हो। अदरवाइज वो पूरी बॉडी में मूव करते रहेंगे तो ना तो हम अच्छे से मूवमेंट्स कर पाएंगे, ना हमारे जो बॉडी में स्टेबिलिटी है वो बन पाएगी, और ना जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रह पाएगी। सो ये है। देन देयर आर टू डिविजन्स ऑफ आवर स्केलेटन विच इज एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। जो एक्सियल है उसमें 80 बोन्स होती हैं एंड जो अपेंडिकुलर है उसमें 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल हमारा मेन क्रूशियल जो सेंट्रल चीजें हैं वो कंट्रोल करता है, लाइक आवर स्कल, आवर वर्टिबल कॉलम एंड आवर रिब केज। स्कल में हमारा पूरा जो फेस मसल्स हैं, जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है वो। जो वर्टिबल है वो हमारा पूरा स्पाइन को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। एंड देन रिब केज वी नो जो हमारा ये चेस्ट का पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन अपेंडिकुलर में बाकी आ जाता है आर शोल्डर, आर अपर लिम्स, आर पेल्विक एरिया एंड देन आर लोअर लिम्स। सो ये सारी चीजें आपने बताई हैं। एंड जिस स्केलेटन में जो फंक्शंस होते हैं वो 5 होते हैं, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का, मूवमेंट का, जो ब्लड सेल अपन प्रोड्यूस करते हैं उसका, और जो हमारा जो मिनरल स्टोरेज होता है उसका। So these are the things that we have read in skeleton system today. Great. Someone please say कि बोन्स में हमारे 2 बोन मैरोज होते हैं जो कहाँ पे प्लेस होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। नहीं आप नहीं, कोई और बताएगा। अच्छा ओके मैम। व्हाइट बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। ठीक है, क्या काम होता है रेड बोन मैरो का? रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ब्लड सेल्स को बनाने वाली? हेमाटोपोइसिस। ठीक है, कोई मुझे फंक्शंस बताओ स्केलेटन सिस्टम के। स्केलेटन सिस्टम एक रिजर्वॉयर की तरह होता है मिनरल स्टोरेज के लिए। इट स्टोर्स कैल्शियम और ये ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन भी देता है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, इसकी वजह से मूवमेंट्स भी पॉसिबल होते हैं। So these are the main functions of basic functions of skeleton system. ग्रेट। एंड मैम कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी सेव करता है बिकॉज दैट्स आल्सो की मिनरल जो कि हमारी बोन्स में सेव होता है, राइट? यस वेरी गुड। तो अगर हमारी मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब एक जो मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यूजुअली यहाँ पे सभी लोग फीमेल्स हैं, कुछ है जो मतलब 2-4 ही शायद मुझे दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम हम लोग को ये, और शायद उनको भी पता ही होगा, 35-30 की एज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों स्टार्ट हो जाता है? एनी रीजन? जैसे अभी हमने जो चीजें पढ़ी, हमने जो मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ा, उससे कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों होता है? बताइए कोई। डेफिशिएंसी इन कैल्शियम। ठीक है,
तो डेफिशिएंसी क्यों? जैसे ऑब्वियसली हम लोग इंडिया है, इंडिया में सभी लोग प्रॉपरली मिल्क कंजम्पशन कर रहे हैं, कैल्शियम की मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट स्टिल, और वो तो पहले भी हो सकता है ना, 30-35 के बाद ही क्यों स्टार्ट होता है? या शायद इसका कोई लिंक हो हार्मोन के साथ। क्या लिंक होगा शायद? होमवर्क लिख लीजिए आप लोग अपने लिए। 2 चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएं। होमवर्क है आप लोगों का। पहला है, फीमेल्स में 30-35 के बाद ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, सडनली उनकी बॉडी में कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। ठीक है। दूसरा, मैम सॉरी, आई जस्ट वांट टू आंसर वन थिंग। ये जो आप बोल रहे हैं, इट कुड बी, अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन अटेंड किया मेनोपॉज पे, इट इज बिकॉज ऑफ प्री मेनोपॉज, बिकॉज उसमें भी लिखा था कि प्री मेनोपॉज का कुछ लेडीज में ये एज ग्रुप स्टार्ट होता है 30 till 40 वेयर वी आर प्री मेनोपॉज स्टार्ट्स, एंड ड्यू टू विच एस्ट्रोजन का जो लेवल है दैट गॉट रिड्यूस, एंड उससे भी हमारे जो बॉडी है उस पे इम्पैक्ट आता है, and also women's deliver babies, and that also one of the causes of the weaker bones. yes, and so these are the few causes जिस वजह से जो हमारा कैल्शियम डिपॉजिट या फॉस्फोरस डिपॉजिट होता है जो हमारी बोन्स में, दैट गॉट रिड्यूस, एंड ड्यू टू विच हमारे बोन्स जल्दी वीक होना शुरू होते हैं या फिर उनमें पेन्स होना शुरू हो जाता है मैम। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड अनु जी। तो ये सही चीज है, बट स्टिल आई वांट इन अ प्रॉपर प्रोसेस, मतलब आप Sure, लोग ma'am, sure. फ्रेंड्स लोग हैं, तो मैं सभी लोगों से चाहूंगी कि सब अपने दिमाग से, डोंट यूज चैट जीपीटी, आप लोग से प्रेफर कर सकते हो, बट आई वांट कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बुक से नॉलेज लेके शेयर करो। ठीक है, थोड़ा सा बुक्स में Yes, ma'am. मैम ये भी मैं आपको इसलिए बता पाई क्योंकि फ्राइडे ही वी हैड दिस मेनोपॉज सेशन इन आवर ऑफिस, तो वहाँ पे काफी डिटेल में दे टोल्ड अस अबाउट दिस। अच्छा, आपका क्या मतलब जॉब प्रोफाइल है? मैम आई एम अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर इन वन ऑफ द आईटी फर्म्स। ग्रेट ग्रेट, दैट्स नाइस। ठीक है, तो ठीक है, एक ये होमवर्क हो गया। दूसरा, मुझे ना एक फ्लो चार्ट चाहिए जो हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉमन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे एक फ्लो चार्ट चाहिए। मैं सर से बोल के ये चीज शेयर करवा दूंगी ग्रुप में, आपका ये जो पीडीएफ है, बट स्टिल आई वांट एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि फ्लो चार्ट यूजुअली एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्क्स गेनिंग के लिए, है ना, एक क्लैरिटी के लिए। तो आई वांट अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग में आप मुझे एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट दें, और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग में मुझे अगली बार सभी लोग 5-5 मिनट में पूरा स्केलेटन सिस्टम ब्रीफ आउट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज, तो ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। तब तक आप लोग सारी चीजें रिवाइज कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं समझ में आया, आप नेक्स्ट सैटरडे के लिए कहीं पे भी नोट डाउन करके रखिए। कभी कभी हम लोग मिस आउट कर देते हैं, हमें जो पूछना होता है, कहीं पे भी नोट डाउन करके रखिए। एंड स्टार्टिंग के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जब तक आप लोग के क्वेश्चन है, हम लोग वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती जाएगी सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, ओके, श्योर मैम, हैव अ ग्रेट वीकडेज। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय बाय, जय Thank you, You ma'am. have a great day. राधे राधे everyone. Take care. यस, बाय Bye. थैंक यू मैम, जय श्री कृष्ण मैम। थैंक यू, वेलकम, बाय।